हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों। तो आज हम बेटे इस एक्सरसाइज के अंदर मतलब इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आपके 11वें चैप्टर की प्रश्नावली 4.2 के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन आज करेंगे। और चैप्टर आपको पता है 11वां चैप्टर चल रहा है कक्षा 12 के। सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो चैप्टर आपने नहीं देखा है उसको आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर 1, एजेंडा बता रहा हूं करना के आज के लिए। हम लोग 3D के अंदर यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर या स्पेस अंतरिक्ष के अंदर रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखा का समीकरण पढ़ना है। और इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से 2-3 चीजें पढ़ने वाले हैं कि रेखा के समीकरण के 2 रूप होते हैं। एक होता है बच्चों सदिश रूप, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। और दूसरा होता है कार्तीय रूप। क्या होता है बच्चों? कार्तीय रूप। बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लोगे तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप खुद से कर लोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन को आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा तो आप लोग आराम से, है ना, कर लो क्वेश्चंस। तो कार्तीय रूप को अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म। तो 2 रूप होंगे, हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक बेटे हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक होगा कि 2 रेखाओं के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 रेखाओं के बीच में, 2 रेखाओं के बीच या मध्य हम लोग कोण ज्ञात करना सीखेंगे। कोण क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। फिर तीसरा और अंतिम टॉपिक इस लेक्चर का रहेगा कि 2 रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। 2 रेखाओं के बीच की, 2 रेखाओं के बीच कम से कम यानी कि न्यूनतम शॉर्टर डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी हम लोग निकालेंगे। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो अभी के लिए तो अभी हम सिर्फ पहले टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि जरूरी बात यही है, उसके बाद ही ये चीजें आएंगी सारी। तो पहले हम लोग 3D के अंदर रेखा के समीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वेक्टर वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 10 आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि उसमें इस्तेमाल इसका हमें करना है। तो चलिए टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग, करना क्या है, ठीक है। हम लोग बात करनी है हमें, मैं हेडिंग डाल लेता हूं यहाँ पे कि 3D में रेखा का समीकरण। और इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा बच्चों नंबर 1, सदिश रूप। कौन सा आ जाएगा बच्चों? सदिश रूप। यानी कि हम लोग पहले बात करेंगे वेक्टर फॉर्म। क्या? वेक्टर फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स में लिखना है, पेपर में कैसे अगर आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए कि कोई लाइन हमारे पास इस तरीके से लाइन कोई एल दी गई है, कोई लाइन हमें दी गई है एल, ठीक है। और इस लाइन पर कोई एक पॉइंट दिया गया है जिसको हमने कहा है ए, जिसके कोऑर्डिनेट हम कह लेते हैं कि x1, y1, z1 है। ये पॉइंट दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ये वाला पॉइंट दिया जाएगा, x1, y1, z1 की वैल्यू आपको दी जाएगी। साथ में एक चीज और दी जाएगी कि एक वेक्टर दिया जाएगा जो उस रेखा के समांतर होगा, और उस वेक्टर को बेटे हम लोग कह देंगे वेक्टर बी। ये 2 चीज आपको दी जाएंगी भाई क्वेश्चन के अंदर। ये 2 चीज अगर आपको दी गई हैं तो आप लोग रेखा का समीकरण लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में आसानी से। उस फॉर्मूले को मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं ये बताऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या ड्राइव। क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको गहराई से पता होगा तो आप लोग फॉर्मूला कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बनाना फॉर्मूला भूल भी गए तो आप अपने आप से ही फॉर्मूला बना पाओगे। तो हम लोगों को 2 चीज दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर कि एक पॉइंट दे दिया जाएगा और एक वेक्टर जिसके ये समांतर है।
तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चों ये जेड एक्सिस है, ये मूल बिंदु है हमारा। हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं इस ए पॉइंट का, जो ए पॉइंट हमें दिया गया था, इस ए पॉइंट का स्थिति सदिश हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। स्थिति सदिश हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए है। क्या है? वेक्टर ए है। और बच्चों इस पर हम लोग एक जनरल पॉइंट कोई हमारे पास में एक चर बिंदु मानेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे x, y और z। ठीक है ना। आप लोगों ने पहले भी छोटी क्लासेस में या इससे पहले क्लासेस के अंदर जब भी समीकरण पढ़ा होगा, चाहे वो किसी रेखा का है या वक्र का समीकरण है, तो समीकरण होता क्या है? बेसिकली किसी चर बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनके बीच में संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। तो x, y, z में जो संबंध आएगा और जो इस लाइन पर उपस्थित सभी बिंदुओं को संतुष्ट करेगा, वही रेखा का समीकरण बन जाएगा। आपको सीधा फॉर्मूला बेस्ड काम करना है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूं, अदरवाइज आपको सीधा फॉर्मूला याद अगर हो गया तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका। तो हम लोग बच्चों इस जो हमने पॉइंट माना है, ये वेरिएबल पॉइंट लिया है कोई, है ना, जनरल पॉइंट लिया है। तो इस जनरल पॉइंट का जो मैं पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं, इस पोजीशन वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बच्चों? आर वेक्टर। ठीक है ना। तो फिर हम लोग कैसे लिखते हैं? बिंदु ए से जाने वाली वेक्टर बी के समांतर। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे दिए गए बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा, ठीक है ना, तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो बच्चों क्या होगा? वो रेखा का समीकरण होगा वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब आप लोगों के सामने देखो, आर भी मैंने बता दिया क्या है। आर स्थिति सदिश है जब हम वेरिएबल पॉइंट कोई कंसीडर करते हैं। ए जो पॉइंट आपको दिया गया है उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश है। बी वो वेक्टर है जिसके समांतर हमें रेखा को रखना है ना। लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी वास्तविक संख्या होगी, लैम्डा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी आपको हजम नहीं हो रही होगी बात, थोड़ा सा फील कराने के लिए मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे डेवलप हुआ। तो यहां पर आप लिख लें, रेखा का समीकरण बनेगा वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और जहां पर लैम्डा एक वास्तविक संख्या है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है तो आप लोग भावनाओं को समझ लें। ठीक है बच्चों, जहां पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग एक्सरसाइज के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर अभी इस्तेमाल करेंगे बहुत सारा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें मैं आपको बताता हूं। और यही बच्चों, ये जो फॉर्म है यही हमारी सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म कहलाती है, ये वाली फॉर्म, क्योंकि ये वेक्टर के रूप में दिखाई गई है। रेखा का समीकरण एक वेक्टर रूप में है। हमने पहले भी पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज के अंदर कि बच्चों वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है। रेखा को हम एक वेक्टर के रूप में ही पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो वेक्टर अलजेब्रा पूरी यहां पे काम आएगी। अब आप चाहते हुए फॉर्मूला पता चले कहां से आया, तो देखो आपके सामने एक ट्राइंगल है, जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें ओ ए पी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल ओ ए पी में अगर हम लोग सदिशों के योग का मैं त्रिभुज नियम लगा दूं। क्या लगा दूं बच्चों? त्रिभुज नियम। ठीक है ना। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, है ना, त्रिभुज नियम के अनुसार क्या होगा आपको पता है। ओ ए प्लस ए पी
बराबर आ जाएगा बच्चों OP, है ना। OA हमने A वेक्टर माना है, AP का हमें अता पता नहीं है, और OP हमने R वेक्टर माना है। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब हमारे पास में जो R वेक्टर है बच्चों वो बराबर आ जाएगा वेक्टर A प्लस AP। अब आप ध्यान दो, चूंकि हमें एक बात पता है कि वेक्टर AP जो है बच्चों वो समांतर है किसके, वेक्टर B के। वेक्टर AP अगर आप देखोगे, ये वेक्टर AP अगर हम बात करें A से P तक का वेक्टर, वो किस वेक्टर के समांतर है, वेक्टर B के समांतर है। और हमने वेक्टर अलजेब्रा में एक बात पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर, सपोज कर लो एक वेक्टर P है और अनदर वेक्टर Q है, ये दोनों समांतर हैं, ये बात पढ़ी थी हमने वहां पर। यदि वेक्टर P वेक्टर Q के समांतर है तो वेक्टर P को लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू Q वेक्टर, जहां पर लैम्डा कोई भी वास्तविक संख्या है। अगर एक वेक्टर को दूसरे के पदों में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि P वेक्टर को Q के पदों में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब P और Q आपस में समांतर हैं। तो जब ये समांतर है तो इसका मतलब AP को मैं B के पदों में लिख सकता हूं किसी भी वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए। बस इसी बात का हमने फायदा उठा लिया, और फिर जब यहां पर मैंने इसको रखा तो वेक्टर R बराबर आ जाएगा वेक्टर A प्लस AP की जगह लैम्डा वेक्टर B। तो यही हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं इसका कार्तीय रूप भी बता देता हूं। कार्तीय रूप, ठीक है, कार्तीय यानी कि कार्टिजन फॉर्म भी आपको बता दें। कार्टिजन फॉर्म का मतलब है पूरी इक्वेशन आपके पास में एक्स वाई जेड केवल इनमें आ जाएगी, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कार्टिजन फॉर्म को हम बता रहे हैं अभी। आप लोग तब तक इसको नोट करो जो मैंने आपको अभी अभी बातें समझाई हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कार्टिजन फॉर्म कैसे आपको बतानी है। चलिए अब आप एक बात ध्यान दो, मान लेते हैं कि जो वेक्टर हमारे पास में ये B है, वेक्टर B है, इस वेक्टर B के जो drs हैं, तो पहले यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो पहले तो मैं फॉर्मूला ही बताता हूं आपको। क्या बताता हूं, फॉर्मूला क्या होगा, कार्तीय रूप क्या होगा। वो कार्तीय रूप बहुत आसान है कि x माइनस x1 बटे आपके पास में आ जाएगा A, ये बताऊंगा क्या है अभी, एंड y माइनस y1 बटे B एंड z माइनस के z1 बटे C। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहीं से डेवलप हुआ, मैं बताऊंगा आपको, है ना, कैसे डेवलप हुआ। लेकिन अभी के लिए इसको किसी भी रेखा का, एक ऐसी रेखा जो x1 y1 और z1 बिंदु से होकर जा रही है, और ABC क्या है, ABC वेक्टर B के drs है, यानी कि drs का मतलब हो गया A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप। समझ में आई बात नहीं। तब हम लोग ABC क्या है, जो वेक्टर हमें दिया गया है जो समांतर है उसके अदिश घटक कह लो, या फिर drs, यानी कि drs का मतलब द्विक अनुपात, हम लोग डायरेक्शन रेशोज हैं। तो लिखना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, तो लिखना चाहिए था, ठीक है ना। दिए गए बिंदु ए का हमने क्या लिया है बेटा, x1 y1 z1 तथा सदिश, जो हमारा सदिश है सदिश B, और B को हमने क्या ले लिया, A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप। देखो एक बात ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन की बात बन सकती है, उसको हम बताता चलूंगा। B को हमने कंसीडर कर लिया, ये है ना, C k कैप के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों, वो रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन A
बराबर y माइनस के y1 अपॉन बी बराबर होगा z माइनस z1 बटे सी। ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा। अब ये बना कैसे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला हिस्सा तो आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसी से डेवलप हो जाएगा, इसी से डेवलप हो जाएगा पूरा का पूरा जो हमने वेक्टर फॉर्म तैयार की थी। तो कैसे डेवलप होगा, देखो ध्यान से मैं बताता हूं आपको, यहीं पे बता दूंगा। सदिश रूप क्या है समीकरण का, ये देखो आप, सदिश रूप वो है वेक्टर आर बराबर है बच्चों ए प्लस लैम्डा बी। क्या करना मेरे को, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन ये डायरेक्ट बना कैसे, इसको इसके बारे में बात कर रहा हूं। वेक्टर आर क्या है, बेसिकली वेक्टर आर होगा क्या, ओपी होगा, और पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो सीधी सीधी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि वेक्टर आर तो होगा हमारे पास क्या, कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप। वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए हमें पता है कि ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। तो अगर इसको बनाएंगे तो x1 i कैप प्लस x y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है बच्चों। और वेक्टर बी को हमने क्या माना है, वेक्टर बी को क्या माना है, वेक्टर बी को ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको, यहां पे बी वेक्टर है, खाली बी है, तो ध्यान रखना, कभी इसको मान बैठो, इस बात को सावधानी पूर्वक ध्यान रखें कि वेक्टर बी जो है ना, वेक्टर बी का परिमाण बी होता है, सही बात है, कुछ जगह लिखा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा मत मान लेना। ये सदिश बी है, ये जो बी लिखा है ये बी इसका परिमाण नहीं है, कभी आप समझ लो इस बात को, नहीं, ये बी अलग है, बी कोई भी संख्या है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जहां पर यहां पे लिख देता हूं मैं, जहां ए बी सी सदिश जो हमारे पास में है, वेक्टर बी है, जो वेक्टर बी का, वेक्टर बी के द्विक अनुपात क्या है बच्चों, द्विक अनुपात, द्विक अनुपात को डी आर्स कहते हैं, डी आर्स हैं, सही है। तो जो रिजल्ट हमने लिखा है, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए अभी बनाता हूं। देखो आर को लिख लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर आ जाएगा ए प्लस ए क्या है हमारा, x1 आई कैप प्लस x2, थोड़ा सा यहाँ जगह कम रहेगी तो आप लोग एक काम करें, यहाँ पर जगह कम रहेगी बच्चों, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा इसको, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी करनी रहेगी। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से स्टार से आप लोग यहाँ देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि हमें पता है कि वेक्टर आर बराबर, सदिश फॉर्म क्या है, आर बराबर है ए प्लस लैम्डा बी, है ना। तो वेक्टर आर क्या है हमारे पास, ये है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ए वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा इंटू आपके सामने देखने को मिलेगा बी, यानी कि a1 ए आई कैप बी जे कैप और बेटा सी के कैप। देखो थोड़ा लंबा हो गया ना काम। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, अगर मैं आई कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, देखो आई कॉमन निकालूंगा तो बचेगा x1 प्लस लैम्डा ए। समझे नहीं आप भाई, मैंने जहां जहां आई आएगा वहां कॉमन निकाल लूंगा। ऐसे मैं जब j कॉमन निकालूंगा बच्चों तो बचेगा x2 नहीं y1 प्लस लैम्डा बी, और जब मैं k कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा आपके पास में z1 प्लस लैम्डा सी। दोनों साइड का कंपैरिजन कर लो, फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो डायरेक्ट, वैसे तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करना है हम लोगों को ये, लेकिन थोड़ी हिस्ट्री देख रहे हैं। तो जब इसका कंपैरिजन में, इधर आई का गुणांक इधर x है, उधर कितना है बच्चों x1 प्लस लैम्डा ए, यानी कि x1 माइनस लैम्डा x1 माइनस
अरे यार x1 को दे, x माइनस x1 बटे आपके आ जाएगा हमारे पास में a बराबर लैम्डा आ जाएगा। ऐसे ही कंपेयर करो j के गुणांक को, तो y बराबर आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा b। तो यहां से भी आप देखोगे y माइनस y1 बटे b बराबर लैम्डा बन जाएगा। और आप देखोगे कि z इज इक्वल टू है सर z1 प्लस लैम्डा c, तो z माइनस z1 अपॉन c बराबर जाएगा लैम्डा। देखो ये अनुपात भी लैम्डा है, ये अनुपात भी लैम्डा है, ये अनुपात भी लैम्डा है, तो ये तीनों बराबर हैं। देखो हमने ये लिख रखा कि x1 माइनस x1 अपॉन a बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन b बराबर होगा z माइनस z1 अपॉन c, और बराबर होगा लैम्डा। लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन में जरूरत ही नहीं है हमें इसकी, तो हम इसको यहाँ पर इतना, तो यानी कि फॉर्मूला हमारे पास में ये तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम लोग एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस के y1 अपॉन m, और बराबर हो जाएगा बेटे z माइनस के z1 अपॉन n। जहां पर याद रखें, जहां l कोमा m कोमा n सदिश जो हमारे पास में b है, सदिश b के डीसीज हैं, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो इस बात को कई बार ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डीसीज दिए हैं तो ये यूज करोगे, डीआर दिए हैं तो ये वाला यूज करोगे। तो बेटा इस फिगर को आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर लो, इधर वाले फॉर्मूले बचे रहेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी एग्जाम्पल करना है। चलिए, तो अब आप एनसीईआरटी किताब उठाओ बच्चों, अपनी एनसीईआरटी वाली बुक उठाओ, और उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिससे हम ये भली बात ही अवगत हो जाएंगे कि कैसे इन फॉर्मूलों को हमें यूज करना है। ठीक है, कैसे इन फॉर्मूलों को हमें बच्चों यूज करना है। चलिए देखो कैसे यूज करना है इनको हम लोगों को। तो मेरे पास में है, मैं किताब उठा लेता हूं, और एग्जाम्पल नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6 है। भाई साहब कह रहे हैं कि बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु दिया है, यानी कि जो दिया गया बिंदु होता है उसको ए कहते हैं ना। तो ये हमारे पास बिंदु है 5,2, माइनस के 4 से जाने वाली तथा एक सदिश दिया है, सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश, रेखा का सदिश, ठीक है ना, सदिश और तथा कार्तीय समीकरण लिखिए, तथा कार्तीय हम लोगों बच्चों समीकरण लिखिए। इसने कहा है लिखिए, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़े लिख देंगे। तो देखो अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूले लिखे हैं उन पर ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग सदिश समीकरण लिखते हैं, इसको हल करते हुए हम लोग सबसे पहले लिख देंगे सदिश समीकरण। अब सवाल पे आ जाओ बेटा, वेक्टर इक्वेशन, सदिश रूप कह लो या सदिश समीकरण कह लो या कुछ भी ना कहो, छोड़ो। ठीक है, आज तो ये बोर्ड मेरा वाइट हो रहा है क्योंकि एक कपड़ा भी नहीं है ढंग का अभी मेरे पास, सारे कपड़ों में चौक भरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिख तो आपको रहा ही होगा, देखें वाइट तो नहीं ज्यादा हो रहा बोर्ड मेरा, नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या कहा गया है, दिए हुए बिंदु ए, तो इस बार बिंदु कौन सा दिया है ना, बिंदु हमें दिया गया है ए, बिंदु दिया गया है 5,2 माइनस 4, है ना, ये दिया गया है। साथ में हमें कहा गया है से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर। इसमें किसके समांतर है, इसके समांतर। इसका मतलब ये क्या दे दिया बच्चों, हमें वेक्टर बी दे दिया जो कि होगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 8k कैप। बात समझ में आए, के समांतर रेखा का समीकरण सदिश फॉर्म में देना। सबसे पहले देखो
सबसे पहले हम लिखेंगे ए, और ए क्या होगा सर? ए होगा जो हमारे पास बिंदु दिया गया है, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर। मतलब ये रहा कि वेक्टर ए जो है वो बनेगा, अपनी फॉर्म में बनाएंगे तो 5i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के 4k कैप, ऐसे तो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको एक पॉइंट P भी मानना होता है ना। माना एक पॉइंट P, यहां पर हम लोग मान लेते हैं, माना एक पॉइंट P जिसको हम x, y और z कहते हैं, ठीक है ना। और P का जो स्थिति सदिश होगा, स्थिति सदिश OP होगा, वो क्या हो जाएगा? OP, P का सदिश, और इसको OP को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? R कहते हैं, वेक्टर R, ठीक है ना। मतलब अगर एक छोटी सी फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। इस लाइन पर कोई पॉइंट बेटे हमारे पास में A है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 5, 2 और -4। इस पर कोई पॉइंट मैंने P मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, और एक अनदर वेक्टर है, कौन से वाला? B वेक्टर कोई, जो जिसके समांतर में बात करनी है, वो 3i कैप है और प्लस का 2j कैप और माइनस के 8k कैप है, ठीक है ना। तो रेखा का हम लोग सदिश समीकरण लिखते हैं, रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण वो हो जाएगा वेक्टर r बराबर, ठीक है ना, वेक्टर r बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा a प्लस लैम्डा बी, वेक्टर a प्लस लैम्डा बी, मतलब वेक्टर r बराबर आ जाएगा बच्चों, a कितना है हमारे पास में? 5i कैप 2j कैप प्लस और माइनस के 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी, हमें कितना दिया गया है बच्चों? ये दिया गया है बी कि 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के 8k कैप। इसको थोड़ा सा सॉल्व हम लोग कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? देखो मेरी बात सुनो, 5i ये रखा और 3 लैम्डा आई कैप ही आ जाएगा, तो ये दोनों पदों में जब आई कॉमन निकलेगा तो ये वाला अंदर बचेगा, फिर प्लस के 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, फिर प्लस के -4, ये वाला -4 और माइनस के 8 लैम्डा आपके पास में के कैप। तो बच्चों ये तो आ गया आपका सदिश समीकरण, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये कौन सा आ गया आपके पास में? सदिश समीकरण आपका आ गया, ये सदिश समीकरण किसका? रेखा का, रेखा का सदिश समीकरण। एक आंसर हमने निकाल दिया, लेकिन हमें कह रहा है कार्तीय फॉर्म, मतलब हमें इस फॉर्म में भी देना है, ठीक है। बेसिकली आप डायरेक्ट, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो यहीं से आगे बढ़ जाओ जैसे मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला, है ना, या फिर आप लोग इसको डायरेक्ट रख के भी काम कर सकते हो। लेकिन देखो बहुत इजी है तो यहीं से कर लो। अब आर क्या है? बेसिकली आर क्या है? आर ओपी है, आर क्या है? ओपी है, देख लो। और जिसको हम लोग लिखेंगे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है बच्चों, और जेड के कैप। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे आर का वैल्यू भरता हूं जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप बराबर 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस -4 -8 लैम्डा के कैप। और मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में आई जे के की कंपैरिजन कर लेता हूं, है ना, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों? तुलना करने पर। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस के 3 लैम्डा, और अगर मैं 5 को उधर लिया हूं तो x माइनस 5/3 इज इक्वल टू लैम्डा, एक तो ये चीज बन जाएगी। फिर हम देखेंगे कि y बराबर हो जाएगा 2 प्लस के 2 लैम्डा, यानी कि y माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा। फिर बच्चों z इज इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड -8 लैम्डा, यानी कि z प्लस 4/8 माइनस का 8 इज इक्वल टू लैम्डा। तो आप इन सबको, क्योंकि सारी वैल्यूज लैम्डा के बराबर, तो इसका मतलब सभी वैल्यूज बराबर होंगी
तो आ जाएगा x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2, y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/-8। तो ये हमारे पास में आ जाएगा कार्तीय रूप। ये क्या आ जाएगा बच्चों? कार्तीय रूप, है ना। रेखा के समीकरण का ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? कार्तीय रूप। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से। तो इसको फटाफट से नोट करो और हम लोग अब आगे चलते हैं। अब हमें अपने अगले टॉपिक पर फोकस करना है, ठीक है। और वो टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकाला जाता है। देखो है तो एक टॉपिक और कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अगर हमें फाइंड आउट करना है, एक टॉपिक और है। लेकिन भैया 2025 का नया सिलेबस जो अपडेट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो टॉपिक कट गया है। तो जब कट गया तो क्या करें पड़ के उसको, आपको एक्स्ट्रा बर्डन देना नहीं चाहता हूं। बाकी तो मैं अभी तैयारी जब कराऊंगा फिर वहां ज्यादा बातें आपसे कराऊंगा। तो आप लोग बेटे इसको ध्यान से नोट कर लो और मैं आपके सामने आता हूं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कि अपने इस लेक्चर के दूसरे टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। और वो टॉपिक है, ठीक है ना, दूसरा टॉपिक ये आज का रहेगा कि दो रेखाओं के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। फोकस हो रखा है, एक बार फोकस देख लें कि धुंधलापन तो नहीं, ब्लर तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, सब ठीक है, ओके। चलिए तो बेटा अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन है, दो लाइंस हमें गिवन है, मैं बात करता हूं, सपोज कर लो ये हमारे पास में एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन हमारे पास में ये है। इस लाइन को हम बोल देते हैं, सपोज कर लो इस लाइन को हम लोग कह दे रहे हैं L1, दिस इज लाइन L1 और ये लाइन हमारे पास में L2 है, ठीक है ना। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, काट रही हैं, तो इनके बीच में दो तरीके के कोण बनते हैं। जैसे एक कोण तो ये बन जाएगा, इसको हम थीटा बोल देते हैं, और एक कोण और बनेगा फाई। बाकी ये थीटा तो इधर वाला थीटा, ये फाई तो इधर वाला भी फाई, बहिष कोण, सॉरी बहिष कोण कह रहा हूँ, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। तो इनमें से कौन सा एंगल हम निकालेंगे भैया? हम लोग न्यून कोण निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? न्यून कोण निकालेंगे। थीटा क्या रहेगा हमारे पास में? थीटा हमारा न्यून कोण रहेगा। क्या रहेगा? न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब होता है, आपको पता है, अंग्रेजी में इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से छोटा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब हम थीटा निकाल लेंगे, अगर हमें फाई निकालना पड़ जाएगा तो फाई तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा कि हम लोग इसे पाई माइनस थीटा कर लेंगे। आपको पता है भाई ये रेखीय युग्म बनेंगे, है ना, लीनियर पेयर। ये अगर निकालिए 60 है तो ये 120 हो जाएगा, उसको निकालने कोई बड़ी बात नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग निकालेंगे थीटा, ठीक है। अब ये थीटा कैसे निकलेगा? ये अधिक कोण होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। क्या होगा? ये अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस, है ना, ऑब्ट्यूस, चलो छोड़ो, है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, क्योंकि हमने जब इक्वेशन पढ़ी है, किसी भी लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी है कि हम दो रेखाएं बना लेते हैं, कि माना दो रेखाओं के सदिश समीकरण हम लिख लेते हैं, सदिश समीकरण भाई, जिनके बीच का हमें कोण निकालना है। तो सबसे पहले L1 तो हमने दिखा दी कि वो है वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है ना, A1 प्लस लेमडा B1। दो लाइंस लिख रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो L2 लाइन है उसको हम कह देते हैं कि सर उसका इक्वेशन है A2 प्लस, यहां पे नया कांस्टेंट म्यू ले लेते हैं B2। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी पिछले लेक्चर जो अभी अभी हमने सिखाया है कि B1 एंड B2 इज व्हाट, A1 A2 तो इन पर कोई पॉइंट है, वो वाले बिंदुओं का स्थिर सदिश है। लेकिन B1 क्या है? B1 है जो रेखा L1 है इसके समांतर, इसके समांतर कोई वेक्टर हमारा B1 है। समझ में आ रही है बात? और B2 क्या है? जो दूसरी लाइन है उसके समांतर कोई वेक्टर है, उसके समांतर हमने सपोज कर लिया कोई वेक्टर हमने ले लिया B2 है, सीधा कर लो उसको, ये सीधी है लाइन, ये कोई हमारा क्या हो गया बच्चों? ये B2 हो गया। तो एक बात अगर आप ध्यान से देखो, मैं इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लूं क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही दोनों वेक्टर, 100% करेंगे।
तो ये जो समांतर वेक्टर है इनके बीच का एंगल ही निकाल लिया जाए तो ये तो थीटा होगा। भाई देखो ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल बच्चों ये वाला होगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि हमें दो सदिशों के बीच का एंगल निकालना है, और वो भी किसके बीच का निकालना है, B1 एंड B2 के बीच का एंगल। ठीक है ना। तो हम यहां क्या करेंगे, सदिश जो हमारे पास में दिए गए हैं कि B1 तथा B2 के बीच क्या निकालेंगे बच्चों, कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोण, और उसको कह देंगे हम थीटा। वो कैसे निकलेगा आपको पता है, फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में आपने, बचपन में नहीं पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि cos थीटा बराबर रहेगा सर B1 डॉट B2, यानी कि B1 की डॉट B2 के साथ में, और डिवाइड कर देंगे B1 का परिमाण और B2 के परिमाण से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि इस वैल्यू, ये जो B1 डॉट B2 की वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन थीटा को हम मान बैठे हैं एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब ये एक्यूट का मतलब है कि न्यून कोण। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए जब भी न्यून कोण बनेगा। भाई कॉस थीटा की वैल्यू ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए जब भी न्यून कोण बनेगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या कर लेते हैं बच्चों, इसका मोड देखो, ये तो नीचे पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ऊपर वालों की है कि ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। इन दोनों की B1 और B2 की जो अदिश गुणा है, डॉट प्रोडक्ट है, वो माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी। तो उसको प्लस करने के लिए यहां पर हम लोग मोड लगा लेते हैं, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये जो निकलेगा हमारे पास में एक न्यून कोण निकलता है। फिर क्या निकलता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल हमारा निकलता है। क्लियर हो गई बच्चों बात, आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो फिर थोड़ा सा बार बार देख लेना इस बात को। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको एंगल निकालने वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो ये इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग किन्हीं दो रेखाओं के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। क्या कोई एग्जाम्पल है हमारे पास ऐसा? बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलो, उदाहरण नंबर 7 पे चलो। देखो मैं आपको साथ साथ करा दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। उदाहरण नंबर जो हमारा 7 है एनसीईआरटी के अंदर, उसने कहा है कि एक इक्वेशन है, एक रेखा का समीकरण तो है बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 4k कैप, और प्लस आपके पास में लैम्डा, और ये आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है बच्चों। और दूसरी इक्वेशन, दूसरा जो रेखा का समीकरण वो दिया गया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू, म्यू कोई अन्य रियल नंबर है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है। तो इनके बीच का कोण निकालना, ठीक है ना, इनके बीच का एंगल निकालना हम लोगों को। ठीक है। तो एंगल निकालने वाले सूत्र में अगर ध्यान से देखोगे तो हमें B1 और B2 चाहिए। B1 B2 क्या होता है, ये वाले लैम्डा की मल्टीप्लाई में है जो, और म्यू की मल्टीप्लाई में है। मतलब पहली रेखा के समांतर सदिश ये बनेगा, लैम्डा का जो गुणा में लिखा हुआ है ये वाला, और दूसरी रेखा के समांतर सदिश ये बनेगा। तो अगर हम ध्यान दें तो यहां से आप लोग क्या कहेंगे जब मैं एंगल निकालूंगा, तो B1 क्या बनेगा, B1 मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कह दूं, इस इक्वेशन को 2 कह दूं, तो B1 क्या है, B1 रेखा 1 के समांतर एक सदिश है, समांतर सदिश है। ठीक है। और B1 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, लिख लो चलो यहां पर। फिर B2 क्या बनेगा, रेखा 2 के समांतर एक सदिश बनेगा। आप देखो कि B1 की वैल्यू कितनी है, B1 क्या बन जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बच्चों B2 क्या बन जाएगा हमारा, B2 बन जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप 6k कैप। अब आप निकालो कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग के परिमाण B1 क्रॉस B2, B1 डॉट B2 हमारे पास क्या है, B1 डॉट B2। तो आपको पता है डॉट करनी आपने पिछले चैप्टर में सीखी थी कि केवल गुणांक को गुणाओगे, 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 छिक्का 12 प्लस के 12 बटे कितना आ जाएगा, वेक्टर B1 का परिमाण। वेक्टर B1 क्या है हमारे पास में, वेक्टर B1 है
का परिमाण कैसे निकलेगा कि इसके अदिश घटकों के वर्गों का योग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, फिर इसका परिमाण 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट अगर करेंगे हम लोग तो 7 और 12 19 आ जाएगा, ऊपर 19 तो पॉजिटिव ही है, मोड हट जाएगा, है ना परिमाण। ये नीचे आ जाएगा बच्चों 9 अंडर रूट 9 इंटू 9 और 4 हो गए 13, 13 और 36 49, अंडर रूट 49 आ जाएगा यहाँ। तो आप देखोगे 19 बटा ये 3 का वर्ग है, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। तो कहने की बात यह है, हम लोग ये कह देंगे सर कॉस थीटा जो है यानी कि थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास में कॉस इनवर्स ऑफ 19 बटा 21। आप लोगों को बहुत सरल लगा होगा, कुछ नहीं है बाकी इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब इतनी बात आप लोग नोट कर लें फटाफट से। एक दो रिजल्ट और हम लोगों को थोड़े डेवलप करने हैं, एक दो रिजल्ट और हमें देखने हैं जिनकी हेल्प से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करने हैं। एक है समांतर होने की कंडीशन, एक है आपकी लंब होने की कंडीशन, ठीक है। अब आप एक ध्यान दो जरा थोड़ा सा, हम लोग यदि एक बात कर लें कि B1 को तो कह देते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने भी B जो डिस्कस किया था, हमने जो B डिस्कस किया था उस B को हमने कहा था कि AI कैप प्लस BJ कैप और प्लस CK कैप कहा था, जहां ABC जो है, जहां पर ABC A B और C वो वेक्टर B के DRs हैं, क्या है DRs हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशोज है, यानी कि द्विगुणुपात है, DCs हैं। तो अगर मैं B1 मानता हूं तो बच्चों है ना, जो रेखा एक है, रेखा कौन सी है L1 के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो B1 है उसको हम कह देते हैं A1I कैप प्लस B1J कैप प्लस C1K कैप। ये B1 और ये B1 अंतर है, ध्यान रखना इस बात को, कभी आप इसको सेम मान के बैठो नहीं। ये एक वेक्टर है, ये एक अदिश है, और रेखा जो दूसरे वाली है बच्चों, रेखा L2 के लिए अगर हम बात करें, हम लोग सपोज कर लेते हैं B2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा A2I कैप B2J कैप और B3K कैप बच्चों, ठीक है, B3K कैप। अब आप ध्यान से सुनना जरा एक बात, अगर हम लोग इस पूरे मटेरियल को ऊपर रखें तो कॉस थीटा कैसे आ जाएगा, B1 और B2 की हम लोग डॉट कर रहे हैं तो सीधी बात है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आ जाएगा, बटे नीचे B1 का परिमाण A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, अरे नहीं B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला तैयार हो गया इन फॉर्म्स ऑफ DRs, है ना। किसकी अगर हमें A1 A2 और B1 B2 C1 C2 पता हो तो हम लोग इस फॉर्मूले के जरिए भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी अभी जो क्वेश्चन करा है हमने उसके अंदर अगर हम लोग ये वाला काम ना करते, इस वाले काम से भी आपका काम बन सकता था, क्योंकि वेक्टर B के DR आपको दिए गए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे वेक्टर B के DR भी आपको दिए गए थे और वेक्टर B2 के DR भी आपको दिए गए थे, DRs। इस बारे में आप खुद से चर्चा करना, बैठ के सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी के लिए यहां आ जाओ। अब इसके अंदर दो पॉइंट बनते हैं बच्चों, दो पॉइंट बनते हैं कि यदि हम लोग कहें कि L1 रेखा जो L1 है, यदि रेखा, ये नंबर 1 पॉइंट है, यदि रेखा L1 जो है लंब हो जाए L2 पर, यानी कि कहने की बात है कि थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा, तब सीधी बात है cos 90 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब cos 90 बराबर आ जाएगा सर, यही बात करते हैं,
इतना लिखने की कोशिश नहीं करते, समझा देते हैं। भैया यहाँ cos 90 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब आपके पास में ये पूरा का पूरा जो वैल्यू इधर वाला रखा हुआ है 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा? जब अंश जो है 0 होगा, हर 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा 0 होगा तभी तो पूरा 0 होगा। यो इसका मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 लेते हैं तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है a1 a2 और b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू जो है बच्चों वो 0 होगी। इस बात को बहुत अच्छे से अपने पल्ले बांध लें, इस बात को बहुत ही अच्छे से अपने पल्ले आप लोग बांध लें बच्चों, ठीक है। अगर रेखाएं परस्पर लंब है, यदि रेखाएं है ना लंब है, तो ये इसको कहते हैं रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध है। ये लंब होने का प्रतिबंध। दूसरा केस कि यदि जो रेखा हमारे पास में L1 है वो समांतर हो जाए L2 के, इस केस में आप क्या देखोगे कि थीटा की वैल्यू हम लोग 0 डिग्री लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? हम लोग 0 डिग्री लेंगे फिर समांतर में। तो अगर हम 0 लेंगे तो वो केस जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये केस आपने पहले भी पढ़ा था। अगर दो रेखाएं हमारे पास में हैं, ये दो रेखाएं हैं, इस रेखा के, क्योंकि हमने इसका वेक्टर b जो डिफाइन किया है वो a1 i कैप, a2 j कैप और नहीं b1 है ना, b1 j कैप और c1 k कैप है। इसके लिए जो वेक्टर b है, क्योंकि हमने तो ये बात कहा b1 b2 के अंदर जो एंगल है वही रेखाओं के बीच में एंगल होगा, तो इसको लिख देंगे a2 i कैप, b2 j कैप और c2 c कैप। ये है। हमें पता है कि इस रेखा के जो drs बनेंगे, इसके जो drs बनेंगे वो a1 b1 c1 होंगे। इसके जो drs होंगे नीचे वाली लाइन के वो a2 b2 और c2 होंगे। और हमने ये बात पहले भी यूज करी, पहली एक्सरसाइज में भी यूज करी है, 11.1 में भी यूज करी है कि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनके dr समानुपाती होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन को याद रखेंगे कि तब कंडीशन बनेगी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। इस बात को कतई नहीं, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला ये बताया आप लोगों को बच्चों, ये वाला फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले पे और इन फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपके सामने आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 हमें दिया है। उसमें हमें दो इक्वेशन दी हैं, x + 3/3 इज इक्वल टू y - 1/5 इज इक्वल टू z + 3/4। और दूसरी इक्वेशन दी है बच्चों x + 1/1 और इज इक्वल टू y - 4/1 इज इक्वल टू z - 5/2। तो ये रेखा का कौन सा रूप है? आपको पता है ये कार्तीय रूप है। क्या है ये? कार्तीय रूप। कार्तीय रूप कैसा होता था? x - x1/a, y - y1/b, मैंने स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, z - z1/c। जहां पर a b c जो है वेक्टर b जो समांतर वेक्टर है उसके drs होते हैं, ठीक है। ये आपके पास में drs होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि पहली जो रेखा है ये रेखा नंबर 1 है, ये रेखा नंबर 2 है, तो रेखा जो हमारी पहली रेखा 1 के अगर हम drs की बात करें, क्या बात करें? drs क्या बनेंगे? 3 5 और 4 बनेंगे। और पहली रेखा के drs को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि पहली रेखा के लिए b1 हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये a1 a2 a3, तो ये बच्चों ये तो हो जाएगा a1 है ना, ये a1 है, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू 4। फिर रेखा जो हमारे पास में 2 है, रेखा 2 के अगर मैं drs की बात करूंगा तो बेटे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, b2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और बच्चों c2 की वैल्यू आ जाएगी 2।
तो इनके बीच में एंगल निकालना, तो फिर फॉर्मूला ये थोड़ा ही काम में आएगा, फिर तो काम में आएगा ये cos थीटा, एंड द cos थीटा इज गिवन एज a1 a2 मतलब 3 into 1 प्लस 5 into 1 प्लस 4 into 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। अगर आपको मतलब मेन बात ये हुई कि अगर रेखा आपको दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में तो सूत्र ये लग जाएगा, रेखा दी गई वेक्टर फॉर्म में तो आपके फॉर्मूला ये लग जाएगा, एंगल निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला। अब आप लोग तय कर लें कि कैसे आपको करना है। चाहो तो पहले इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर ये फॉर्मूला लगा लो, लेकिन बात वही होगी कि भाई क्या बात होगी, घूम फिर के मतलब ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा एक छोटे से काम को करने के लिए। इतने भारी भरकम फॉर्मूले नहीं है, आप लोग एक दो बार हाथ से लिखोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि दो रेखाओं के बीच के एंगल। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लो। अब दो रेखाओं के बीच में कोण की बात हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर, और काफी अच्छा ये टॉपिक है। इसका क्वेश्चन 7-8 बड़े नंबरों में आता है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है या 6 नंबर का तब आता है। दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस से सीधा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन समझ ले पहले। तो दो रेखाओं के बीच में जब हम दूरी निकालेंगे कि मतलब क्या है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मेरी बात सुनो आप, मान के चलो दो लाइंस हैं, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकाली जा सकती है। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहां से और यहां तक के बीच ये निकाल लोगे दूरी, ये कुछ कहेंगे नहीं सर मैं तो ये निकालूंगा, कुछ कहेंगे अरे नहीं सर हमारे पास बहुत टाइम है, हम तो यहां से इस सिरे का दूरी निकालेंगे, यहां तक का। दूरियां बहुत सारी संभव है, लेकिन हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि कम से कम दूरी, और उसको निकालने का एक ही तरीका है, वो है इनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना, इनके बीच की लंबवत दूरी। तो उसी को हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तीन स्थितियां बनती हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इस बात को समझने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर थोड़े से आप लोग अपने दिमाग के पेज ढीले रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर दो लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, जैसे लाइन L1 हमारे पास ये है और L2 हमारे पास में ये है। अब देखो न्यूनतम दूरी को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि S.D लिखूंगा मैं। S.D का मतलब आप समझ लेना कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, न्यूनतम दूरी की बात कर रहा हूं। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो इनके बीच की कम से कम दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। जो आपस में मिल जा रही हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि उनके बीच की दूरी जो है वो 0 हो जाएगी। क्लियर है। ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। ऐसा कोई देगा नहीं क्वेश्चन, ये तो मुझे एक केस बताना था कि वो केस भी हो सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा, इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस हमेशा 0 रहेगी। इसके बाद में तो हमें कुछ बात करनी नहीं है। दूसरा जो केस होता है बच्चों, दूसरा जो केस होता है उस बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है अगर विषम तलीय, देखें जरा हिंदी में कैसा लिखा जा रहा है, थोड़ा आज कंफ्यूजन बन रहा है। विषम तलीय, है ना, विषम, मैं समझाऊंगा। विषम तलीय रेखाओं के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाएगी, बीच शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले तो यही बात समझनी कि विषम तलीय को अंग्रेजी मतलब ये कैसी लाइंस होती हैं, अंग्रेजी में इनको कहते हैं स्क्वी लाइंस। अब ये कैसी होती है, देखो
एक लाइन इधर जा रही है, दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसे कर लो, ऐसे जा रही है। कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ रही होगी, सर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। अच्छा महसूस करो, क्या ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे कभी? इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएंगी। तो कहोगे सर ये तो यही केस है, इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी। नहीं, ये 2D में है, एक ही तल में है। ये किस में है? एक ही तल में है। ये 2D के अंदर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक ही तल में है। एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो ये मेरे पास में 2 पेन है, मुझे बताइए अभी आपको देख के क्या ये आपस में काट रहे हैं? सामने से देखने पर आपको लग रहा होगा हाँ सर काट रहे हैं, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो ये नहीं काट रहे हैं, इनके बीच में गैप है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ये लाइंस जो है वो 3D में है। ये लाइन जो है 3D की लाइंस है। ये किसकी लाइन है? 3D में। आपको लगेगा कि यहां से लेकर मेरे हाथ एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब, लेकिन अगर आप ये देखोगे तो बहुत गैप है इनके बीच में। तो ये इस तरीके की लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइन कहते हैं, यानी कि विषमतलीय लाइन कहते हैं। फिर हम लोग कैसे इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिएगा इस लाइन का जो इक्वेशन है वो वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा b1 वेक्टर हो जाएगा, और इसका समीकरण r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर हो जाएगा। तो इनके बीच की जो शॉर्टर डिस्टेंस निकलेगी, न्यूनतम दूरी, उसके लिए आपको सूत्र जो प्रयोग करना है बच्चों वो करना है कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्रॉस आपको करनी आती है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है, का हम लोग क्या निकालेंगे? मॉड्यूलस, यानी कि परिमाण निकालेंगे। ठीक है ना? परिमाण नहीं निकालेंगे अभी, परिमाण पूरे का निकालेंगे। मतलब पहले आप b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करेंगे। मतलब ध्यान से देखो, जो b1 क्रॉस b2 करके एक वेक्टर मिलेगा और a2 माइनस a1 करके एक वेक्टर मिलेगा, उनकी डॉट करने के बाद में इसका हम लोग परिमाण निकाल देंगे, बटे जो b1 क्रॉस b2 है, जो b1 क्रॉस b2 है, इसके परिमाण से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? और इसका हम लोग अगर कार्टेशियन फॉर्म देखना चाहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कि अगर हम लोगों को ये तो सदिश रूप में दी गई है, अगर देखो मैं आपको बता दूं, लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि सदिश रूप पढ़ाया था मैंने, और सदिश रूप से ही बच्चों लेक्चर के शुरुआत में ही सदिश रूप यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? इसी से हमने फिर वो कार्तीय रूप में हम लोग गए थे। किसमें गए थे? कार्तीय रूप में गए थे कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो फिर तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, कहोगे सर मजा आ गया। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाएगी तो क्या करोगे आप? भैया कुछ नहीं करना है, पहले हम लोगों को क्या करना है, इस कार्तीय फॉर्म को सीधा सीधा सदिश रूप में बना लेंगे। जब वो सदिश रूप में आ जाएगी फिर आपको पता ही है कि b1 b2 हम पता चल जाएगा, a1 a2 हम पता चल जाएगा, फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन, इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला बता नहीं रहा हूं आपको, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है और आपको कहा जा रहा है कि न्यूनतम दूरी निकालो, शॉर्टर डिस्टेंस निकालो दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच में, तो हम लोगों का पहला काम ये होगा कि इस इक्वेशन को, एक कार्तीय फॉर्म को हम लोग सदिश फॉर्म में लेके आएंगे, है ना? पहले इसको ऐसा बनाएंगे, उसके बाद फिर ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं जब जिम्मेदारी लिए हूं तो मैं कराऊंगा आपको पूरा। इसीलिए मैं आपको इस कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं। अब सुनो जरा, तीसरी स्थिति बनती है, ये पहली स्थिति थी बच्चों, ये दूसरी स्थिति थी, और अब बात करते हैं तीसरी स्थिति। यदि आपके पास में रेखाएं समांतर हो, यदि रेखाएं समांतर हो जाए, समांतर, अगर रेखाएं समांतर होंगी तो सीधी सीधी बात है, आपको सामने से देखने से लग जाएगा। इसका इक्वेशन बनेगा r इज इक्वल टू, यहां पे कोई और म्यू आएगा, लैम्डा नहीं आएगा, r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 का b1 वेक्टर
और ये हो जाएगा R इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस के म्यू वेक्टर B2। जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो B1 B2 सेम होंगे, तो यहां पर B1 B2 कोई खेल नहीं रहेगा, ये वेक्टर सेम रहेगा, यहां भी B है तो यहां भी B रहेगा। भाई अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके ये जो दिशा बताने वाले सदिश हैं, भाई कोई रेखा है, हम B क्या होता है, इस रेखा का समीकरण निकालते समय B क्या होता है, B जो होता है इसके समांतर एक सदिश होता है B। मान के चलो इस L1 रेखा का समांतर सदिश B1 है और एक L2 रेखा है जो इसके बिल्कुल समांतर है, और इसके समांतर सदिश क्या बनेगा, ये हमारे पास में सपोज कर लो B2 बनेगा। तो मेरे भाई ये भी समांतर है इसके, तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे ना, दोनों समांतर हो जाएंगे तो सेम हो जाएंगे। हम लोग क्या ले लेंगे, इसको B ले लेंगे, ठीक है ना, हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, B ले लेंगे, ठीक है। तब शॉर्टर डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, तब शॉर्टर डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। इस शॉर्टर डिस्टेंस को हम लोग लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, और शॉर्टर डिस्टेंस बन जाएगी आपकी क्या, कि वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन वेक्टर B का परिमाण, और पूरे का जो हम लोग परिमाण निकाल लेंगे, या ऐसे करो ऊपर वाले का परिमाण अलग कर दो इस तरीके से, नीचे तो पॉजिटिव है ही है। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे पास में वेक्टर दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। देखो इसमें क्या फर्क पड़ा, B1 B2 की जगह हम लोगों ने केवल B इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा खेल क्या है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको कराना चाह रहा हूं, तब तक आप लोग जो नोट करना चाहते हो कर लो, और मैं एग्जाम्पल 9 और 10 दो एग्जाम्पल हैं उनको मैं करके इस लेक्चर को समाप्त करूंगा, फिर आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लेकर के चलूंगा। चलिए बच्चों, अभी जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं, और 3 कैटेगरी बताई थी, पहले तो खत्म ही थी, क्योंकि अगर देखा है प्रतिच्छेद आपस में कर लेंगे तो उनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। तो 9 और 10 दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इन दोनों में हमें फॉर्मूला देख करके कौन सा लगेगा वो लगाना है। तो कह रहा है सबसे पहले 9 पे काम करते हैं, कह रहा है कि रेखाओं L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, जिसमें L1 का समीकरण ये रखा, L2 का समीकरण ये रखा। तो हम लोग जब इसको हल करते हैं, बेसिकली हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपके पास में शॉर्टर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला B1 क्रॉस B2 की डॉट करते थे A2 माइनस A1 से, और इसके मोड को डिवाइड करते थे B1 क्रॉस B2 के मोड से, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब B1 B2 A1 A2 वगैरह चाहिए, फिर ये सब चीजें निकाली जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें, इसको 2 कर लें, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं, कि तुलना किससे कर लेते हैं भाई, वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 तथा वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 से करने पर। तो आप देखोगे सर A1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी I कैप प्लस J कैप, केवल है ना, K है ही नहीं उसके अंदर, और B1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में कितनी, 2I कैप और माइनस का J कैप प्लस का K कैप, मतलब ये आपका A1 और ये आ गया B1। इस तरीके से A2 की वैल्यू जो है बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास में 2I कैप प्लस J कैप और माइनस K कैप, और B2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3I कैप माइनस 5J कैप और प्लस के 2K कैप। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। देखो 2I में से एक I जाके बचेगा I कैप, J में से J गया खत्म हो गया, यानी कि 0 इंटू K कैप, और ये माइनस का K कैप रहेगा ही रहेगा। बात समझे, ये आ गया A2 माइनस A1। अब हमें चाहिए, चूंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे हम लोग, पिछले चैप्टर में सीखा है कि B1
और B2 की सदिश गुणा की क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सारणिक का सहारा लेंगे I, J और K। B1 के अदिश घटक यहाँ लिखेंगे 2 - 1 और 1, 2 - 1 और 1, 3 - 5 और 2, 3 - 5 और 2। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, I कैप इंटू ये गया -2 माइनस प्लस के 5 माइनस का J, तो ये गया और ये गया, 2 दूनी 4। ये आप लोग सारणिक में भी कर चुके हैं इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। 2 दूनी 4 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 प्लस का K। सारणिक में प्रसार करना सीखा है ना आपने, वही है। ये गया माइनस के 10 और माइनस प्लस के 3 तो आपको देखने को मिलेगा कि सर B1 क्रॉस B2 जो है वो मुझे मिल जाएगा 3I कैप माइनस के J कैप और माइनस के 7K कैप। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अंदर इसका परिमाण भी चाहिएगा, P1 क्रॉस B2 का परिमाण भी चाहिएगा। तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 49, मतलब अंडर रूट में आ जाएगा 59। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह उधार ले लेते हैं, तो यहां देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस जो SD बनेगी, न्यूनतम दूरी वो बनेगी B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण और इसका पूरे का परिमाण। स्पष्ट रूप से एक बात दिख रही है, S.C यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस निकालेंगे, B1 क्रॉस BT निकाल लिया है, 3I कैप माइनस J कैप 7K कैप, 3I कैप माइनस के J कैप और माइनस के 7K कैप। इसकी डाट हम लोग कर लेंगे, A2 माइनस A1 हमने निकाला ऊपर, देखो I कैप प्लस 0K कैप प्लस K कैप बटे शॉर्टर डिस्टेंस बटे B1 क्रॉस B2 का ये हमने निकाल ही लिया है 59 है, ऊपर वाले का भी हमें परिमाण देखना होगा। तो डॉट करना बड़ा सिंपल है, I के गुणांक को गुणा करो, 3 ही कम 3 माइनस प्लस माइनस 0 ही आ जाए, क्योंकि J का गुणांक यहाँ पे क्या है 0 है। ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, K 2 बार कैसे आ जाएगा, जब हम लोग A2 माइनस दिस माइनस दिस करेंगे यहाँ, तो ये यहाँ पे J आएगा भैया, क्या आएगा J आएगा। दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस के 7 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 59, कहने की बात यह जाएगी माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 तो मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, -4 रहेगा ना यहाँ पर, तो ये मोड की वजह से +4 लिख देंगे अपॉन अंडर रूट 59। तो ये इसकी शॉर्टर डिस्टेंस आ जाएगी इतने मात्रक, ठीक है ना। 10 आ रहा है ना, 10 आ रहा है, तो 10 का मतलब ये प्लस में आएगा, फिर यहाँ पे प्लस का ये 7 प्लस होना चाहिए था, तो ये प्लस में आएगा क्या, देखो ये गया और ये गया, मतलब ये गया और ये गया, माइनस के 10 प्लस के 3, माइनस के 10 प्लस के 3, माइनस है तो हाँ माइनस के 10 प्लस के 3, ठीक है, ये तो सही आ रहा, 3I और J और 7K। जब डॉट हमने करी है तो यहाँ पर देखो क्या ये माइनस रहेगा, क्या ये वाला माइनस रहेगा क्या, A2 माइनस A1 कर रहे हैं, दिस माइनस, हाँ तो माइनस का K रहेगा भैया, माइनस का K है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस का K ले लिया, तो ये माइनस का K है, तो माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 10 अपॉन इतना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके 10th एग्जाम्पल पे बात करते हैं, और फिर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अपने हाथ आजमाना बैठ करके आराम से। तो 10th एग्जाम्पल में क्या बात होने वाली है कि 2 रेखाएं दी गई हैं, है ना, तो वही काम कर लेंगे हम लोग। साफ साफ दिख रहा है, देखो ये दोनों रेखाएं, रेखा पहले वाली रेखा और दूसरी वाली रेखा दोनों समांतर है। क्यों, क्योंकि इसका जो B है ना, ये देखो लैम्डा इंटू दिस एंड म्यू इंटू दिस, ये दोनों सेम है। तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि ये रेखा L1 है, दिस इज व्हाट, ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है। L1 तथा L2 रेखा
L1 तथा L2 परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है क्योंकि आप देख रहे हैं कि B1 की जो वैल्यू अगर आप देखेंगे, पहले आप क्या कर लो, L1 L2 की आप कर लो कि हम लोग तुलना कर लेते हैं, किससे तुलना कर लेते हैं बच्चों, किससे कि वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 तथा वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा, सो लैम्डा ने म्यू ले लेंगे ना, म्यू B2 से तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, तुलना। तो यहां से आप A1 देखोगे, वेक्टर A1 जो है वो बन जाएगा, ये वाला A1 बन जाएगा, है ना। तो आपके पास में आ जाएगा I कैप प्लस 2j कैप और आपका माइनस के 4k कैप। A2 क्या बन जाएगा, A2 नीचे वाला 3I कैप 3j कैप और बच्चों माइनस के 5k कैप। B1 जो रहेगा ये B1 है 2I कैप 3j कैप और 6k कैप, और B2 हमारा जो है 2I कैप और प्लस का 3j कैप और 6k कैप। अब आप देखो B1 B2 बराबर है, यहां लिखेंगे चूंकि वेक्टर B1 इज इक्वल टू वेक्टर B2 अतः L1 रेखा L2 के समांतर है, L1 रेखा L2 के समांतर है। तब हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं B क्रॉस A2 माइनस A1, है ना, B क्रॉस A2 माइनस A1 का परिमाण अपॉन वेक्टर B का परिमाण। तो वेक्टर B क्या होगा हमारे पास में, ये हमारा वेक्टर B का काम करेगा, ये वाला, है ना। तो यहां से आप लोग B कह देंगे इसको क्या कहते हैं, आप B कह दे चाहे तो, ठीक है ना। तो चलो अभी B1 B2 रख लें। अब आप इसी में रख लो, फॉर्मूले के अंदर बात करते हैं फिर। पहले आप एक काम कर लो, A2 माइनस, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं B क्या बनेगा। B तो बन जाएगा हमारे पास में बच्चों 2I कैप 3j कैप 6k कैप, ये B हो जाएगा ना, दोनों जगह सेम है। आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो, मतलब क्या करना है, हमें इसमें से घटाना है। तो आप देखोगे 3 में से एक जाके 2I कैप बचेगा, फिर j कैप और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का k कैप। इनकी आपको क्रॉस करनी है, कि वेक्टर B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, मतलब आ जाएगा I कैप j कैप और k कैप। B क्या है, B हमारे पास में ये वेक्टर है, तो यानी कि इसके अदिश गुणा अदिश घटक आ जाएंगे 2 3 और 6। A2 माइनस A1 निकाला है 2 1 और माइनस 1। इसको जब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, I लिख देंगे यहाँ, ये गया माइनस का 3 और माइनस के 6, फिर आपके पास में k, ये गया और ये गया, माइनस के 2 और माइनस के 6 दूनी 12, ये गया और ये गया, एक ही 2 ही कम 2 माइनस 6 प्लस का k इंटू 2 माइनस 6। तो यहाँ से आप देखोगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9I कैप प्लस के 14j कैप माइनस के 4k कैप, ठीक है, 4k कैप। ये हमारा आ गया ये वाला। अब निकाल लो शॉर्टर डिस्टेंस, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। शॉर्टर डिस्टेंस इज व्हाट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है तो लिख दो उसमें माइनस I कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप का आप क्या निकालोगे, मॉडुलस अपॉन वेक्टर B का मॉडुलस, वेक्टर B का परिमाण। दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसका भी मॉडुलस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 81 प्लस 14 का होता है 196 प्लस का 16 अपॉन अंडर रूट में ही काम चल रहा है इसमें भी, यह आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। तो कहने की बात ये ऊपर आ जाएगा, हम लोग अगर इसको जोड़ें तो 7 देखो 7 और 6 हो गए 13 का 3 हासिल लगा 1, ठीक है, 8 और 9 17 और 1 18,
18 एक 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, अंडर रूट 293 बटे नीचे की तरफ देखो 49 का मतलब 7, तो ये लगभग 293/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा काम मैंने यहाँ जल्दबाजी में करा है, ये वाला काम ये इसलिए जल्दबाजी में किया है। सारणिक पढ़ा चुका हूँ, इनकी क्रॉस पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए तेजी से किया है। लेकिन जो चीज़ मैं पहली बार पढ़ाता हूँ और जो आपको मुझे लगता है कि आपको समझानी चाहिए आराम से, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं आराम से काम करता हूँ। तो चलिए आप लोग तैयार रहो, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए, रफ कॉपी खोलो, लग जाओ। तब तक के लिए धन्यवाद।